अपनी 11th की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। यहाँ पर सबसे पहले बात आती है लिविंग कहते हैं किसको है। तो अगर आप ह्यूमन की बात करें तो कैसे कहते हो कोई लिविंग है या फिर डेड है? क्या करते हैं, पल्स चेक करते हैं, पल्स चल रही है, या फिर अगर पेशेंट है कोई एडमिट है तो उसकी ईसीजी मशीन पर वो लाइनें चल रही है, बोलते हैं आदमी जिंदा है, वो लाइनें प्लेन हो गई, बोलते हैं आदमी मर गया। तो ऐसा क्या प्लांट्स के साथ नहीं कर सकते हो क्या आप? उनकी भी कर सकते हैं क्या? उनकी पल्स देखकर बता दें जिंदा है या फिर मर गया, फिर उनकी ईसीजी जो है ईसीजी की लाइन अगर उनके बोल देंगे नहीं स्ट्रेट हो गई तो मर गया। यानी प्लांट के लिए आप ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते लिविंग को कि वो लिविंग है या फिर डेड है। ये कैरेक्टर जो है वो प्लांट पे लागू नहीं हो सकता। तो यहाँ पर लिविंग को डिफाइन करने के लिए कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात करना पड़ेगा जो कि हर जगह देखने को मिलेगा, जो आपको हर एक लिविंग के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, कुछ मेन कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे लिविंग की, दैट इज ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्सियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ही करके लिविंग के कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो लिविंग्स का फर्स्ट कैरेक्टर डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इट इज इंक्रीज इन मास और साइज। मास और साइज का इंक्रीज होना किसका सर? किसी के इंडिविजुअल सेल का या फिर किसी ऑर्गेनिज्म का। किसी ऑर्गेनिज्म का मास या फिर उसका साइज इंक्रीज हो रहा है, किसी इंडिविजुअल सेल का साइज या फिर मास इंक्रीज हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे इट इज ग्रोथ। इट इज द ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल या फिर इट इज द ग्रोथ ऑफ द सेल। लेकिन हर एक तरह के इंक्रीज इन साइज और मास को आप ग्रोथ नहीं बोलते हैं। जैसे अगर एग्जांपल लें, हम किसी लकड़ी को अगर हम पानी में डालते हैं तो क्या होगा सर? जब इस लकड़ी को पानी में डाला जाएगा तो ये लकड़ी क्या करेगी? पानी एब्जॉर्ब करेगी। पानी एब्जॉर्ब करेगी ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इम्बाइबिशन का प्रोसेस हमने पढ़ा है प्लांट फिजियोलॉजी में, इम्बाइबिशन। तो ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इम्बाइबिशन सर इसने जो पानी एब्जॉर्ब किया उसकी वजह से इसका साइज बढ़ जाएगा, इस लकड़ी का साइज बढ़ गया, इसका मास बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे इस लकड़ी को आप पानी से बाहर निकालेंगे तो इसका पानी पूरा लॉस हो जाएगा, जिसने पानी एब्जॉर्ब किया वो पानी लॉस हो जाएगा, और पानी के लॉस होते ही इस लकड़ी का साइज से सब कुछ क्या हो जाएगा? दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो इंक्रीज इन साइज और मास, यहाँ पर भी साइज और मास का इंक्रीज हुआ है, बट इट इज नॉट ग्रोथ। इसे आप ग्रोथ नहीं बोलेंगे, इट इज नॉट ग्रोथ। यानी सर फिर ग्रोथ किस तरह का इंक्रीज इन साइज एंड मास है? तो इट इज इररिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज। ग्रोथ किसे बोलते हैं सर? इट इज इररिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज और मास। लेकिन यहाँ पर ये जो इंक्रीज इन साइज और मास हुआ है कैसा है? ये रिवर्सिबल एंड इट इज नॉट परमानेंट। इट इज नॉट परमानेंट। वाला सर नॉर्मल कैसा है इसका? ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी बच्चे ग्रोथ की, इट इज इररिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन, या फिर उस ऑर्गन के किसी पार्ट का साइज का बढ़ना, और इवन ऑफ एन इंडिविजुअल सेल, या फिर किसी इंडिविजुअल सेल की साइज का परमानेंट इंक्रीज हो जाना, है ना? इररिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज होना, दिस इज कॉल्ड ग्रोथ। तो ये हमने ग्रोथ की डेफिनेशन समझ ली बच्चे। और ये ग्रोथ किस तरह का प्रोसेस है? दिस ग्रोथ इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस है। इस ग्रोथ के दौरान क्या हुआ है सर? उस सेल के अंदर कुछ चीजें बनी हैं, कुछ चीजें टूटी हैं, लेकिन उस मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म ज्यादा हुआ है एज कंपेयर टू कैटाबॉलिज्म। यहाँ पर एनाबॉलिज्म जो है वो ज्यादा हुआ है एज कंपेयर टू कैटाबॉलिज्म। इसीलिए फाइनली कुछ चीजें बनी हैं, कुछ चीजें टूटी है, लेकिन फाइनली क्या हुआ है? साइज इंक्रीज हुआ है, मास इंक्रीज हुआ है, मतलब कि एनाबॉलिज्म ज्यादा हुआ है। तो हमारा जो ग्रोथ है इट इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस जिसके अंदर एनाबॉलिज्म ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कैटाबॉलिज्म। ठीक है, अगर कैटाबॉलिज्म ज्यादा हो जाएगा क्या हो जाएगा सर? डीग्रोथ हो जाएगी, साइज उसका कम हो जाएगा। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ग्रोथ की। तो यहाँ पर मैंने देखिए 4 तरह की ग्रोथ बताई आपको। फर्स्ट इज इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। ये 2 तरह की ग्रोथ हमने बात की यहाँ पर। इंट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब क्या है सर? तो इट इज द ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड ऑफ द बॉडी। बॉडी के अंदर से जो ग्रोथ होती है उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ। जैसे कि हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर से ग्रोथ होती है, अंदर से सेल डिवाइड कर रही है, सेल का नंबर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बाहर से फिर साइज उसका एक्सपेंड कर रहा है। तो दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड इंट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या है सर? इट इज द ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड, बॉडी के बाहर से ग्रोथ हो रही है। जैसे कि हम बात करें माउंटेन की बात करें, माउंटेन का जो साइज है बढ़ रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है, माउंटेन का हाइट बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है सर? तो इस माउंटेन पे डस्ट, सॉइल, सारी चीजें एक्युमुलेट होती चली जा रही है, और इसकी जो हाइट है बढ़ती चली जा रही है माउंटेन की। तो ये जो ग्रोथ है, दिस ग्रोथ इज एक्सटेंसिव ग्रोथ। ये भी परमानेंट इररिवर्सिबल ग्रोथ है। जो साइज बढ़ गई वो बढ़ गई, इसको जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक नॉर्मल नहीं होगी साइज इसकी। तो दिस इज आल्सो इररिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज। लेकिन ये जो इररिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज है कैसे हुआ है सर? ड्यू टू द एक्युमुलेशन फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से एक्युमुलेशन की वजह से हुआ है। तो ये जो एक्सटेंसिव ग्रोथ है कौन सा करते हैं? हमारे जो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के अंदर ये एक्सटेंसिव ग्रोथ देखने को मिलेगी आपको। इट इज सीन इन नॉन लिविंग। नेक्स्ट 2 कैटेगरी बना रखी है यहां पर ग्रोथ की हमने, दैट इज इनडिटरमिनेट एंड डिटरमिनेट ग्रोथ। इनडिटरमिनेट ग्रोथ का मतलब क्या है सर? जो डिटरमाइंड ही नहीं है, थ्रू आउट द लाइफ चल रही है। तो दिस इज अनलिमिटेड ग्रोथ।
ठीक है, थ्रू आउट द लाइफ, पूरा जीवन चल रहा है सर ये ग्रोथ। ये कहां देखने को मिलेगा अनलिमिटेड ग्रोथ हमें? इट अकर्स इन प्लांट, प्लांट के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो देखते हैं बच्चे, प्लांट के अंदर उसकी कोई डाली कट गई, थोड़े समय बाद फिर से डाली निकल आ रही है उसकी, है ना? तो ये जो ग्रोथ है आपकी इनडिटरमिनेट ग्रोथ जो है कहां देखने को मिल रही है सर? प्लांट्स के अंदर देखने को मिल रही है। इट इज अकरिंग कंटीन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ। ये एनिमल्स ऐसी ग्रोथ नहीं शो करते हैं सर, एनिमल्स के अंदर ग्रोथ नहीं हो रही। एनिमल के अंदर कैसी ग्रोथ होती है? एनिमल्स के अंदर डिटरमिनेट ग्रोथ होती है। डिटरमिनेट ग्रोथ का मतलब है लिमिटेड ग्रोथ, जो कि केवल लाइफ के एक पर्टिकुलर स्टेज तक हो रही है, उसके बाद ग्रोथ होना बंद हो जाएगी। जब अपनी बात करें, ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन की जो साइज है वो पर्टिकुलर एज तक केवल बढ़ रही है, उसके बाद उसकी जो साइज है, हाइट है, बढ़ना बंद हो जा रही है। हमारे अंदर रिपेयरिंग चलता है, अगर हमारी सेल डैमेज होगी तो रिपेयर की जाएगी, वो सेल डिवीजन चल रहा है रिपेयरिंग के लिए, लेकिन साइज नहीं बढ़ रही, हमारी हाइट नहीं बढ़ रही है। तो ये जो ग्रोथ है इसको हम बोलते हैं डिटरमिनेट ग्रोथ या फिर लिमिटेड ग्रोथ, जो कि केवल अप टू सर्टेन एज तक हो रहा है आपके लाइफ में। एंड दिस इज सीन इन एनिमल्स। एनिमल्स ऐसी ग्रोथ शो कर रहे हैं, डिटरमिनेट ग्रोथ, है ना? तो हमने देखा बच्चे कि हमारी जो लिविंग है ग्रोथ शो कर रहे हैं। तो ग्रोथ इज अ कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर तो है, लेकिन एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं लिविंग की? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी आप उन कैरेक्टरों केवल बोलोगे कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिज्म की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जिसके अंदर कोई एक्सेप्शन ही ना हो, जो केवल और केवल आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही देखने को मिले। ऐसा कैरेक्टर जो कि केवल और केवल आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही देखने को मिले, उस कैरेक्टर को आप बोलते हैं कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अरे बस हमें केवल वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही मिलेगा, इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। आपने देखा, लेकिन जो ग्रोथ है, ग्रोथ आपको नॉन लिविंग में भी देखने को मिल रही है। तो ग्रोथ को बोलते हैं इट इज अ कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ये नॉन लिविंग में भी हो रही है। यानी हर एक ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ग्रोथ हो रही है उसको आप लिविंग नहीं कह सकते, लेकिन लिविंग के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी। आई बात समझ में? तो लिविंग का कैरेक्टर तो है ग्रोथ, लेकिन इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेक्स्ट कैरेक्टर डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है सर? इट इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल और प्रोजेनी। ठीक है, तो अपने जैसा ही न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर देना, दिस इज रिप्रोडक्शन। वही अगर हम बात करें बच्चे यूनिसेलुलर जो हमारे ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गया, यूनिसेलुलर एल्गी हो गई, अमीबा हो गया। अभी आप जब मैंने बोला 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की जो मैंने आपसे बात की, और जब आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे बच्चे, तो हमारे इस अर्थ पे रहने वाले जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक सिंगल सेल है उनकी बॉडी के अंदर, और यूकैरियोटिक है वो, ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म को हम लोगों ने एक अलग सी किंगडम में रखा हुआ है, प्रोटिस्टा, हमने बताई थी मोनेरा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा ग्रुप जो है उन्हीं के लिए बनाया गया है। तो ऐसे जितने भी ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी में केवल एक सिंगल सेल है, उनकी बॉडी का मतलब क्या है? एक सिंगल सेल। तो उनके अंदर रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हो बच्चे? एक सेल से 2 सेल बना देना। तो क्या करेंगे? अपनी इन सेल के अंदर, इस सेल के अंदर डिवीजन होगा, उससे 1 से 2 सेल बन जाएंगे, और उनके लिए ये जो सेल डिवीजन है यही क्या है उनका? रिप्रोडक्शन। दिस इज रिप्रोडक्शन। और अभी हमने देखा सर, इससे क्या हुआ सर? इनका नंबर बढ़ गया ना, उनके अंदर नंबर बढ़ाना ही क्या है? रिप्रोडक्शन है। और नंबर बढ़ाने को क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। ग्रोथ इज इंक्रीजिंग द नंबर और साइज और मास, बॉडी का साइज, नंबर, मास इंक्रीज होना, दिस इज ग्रोथ, है ना? तो हमारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों एक ही बात हो गई कहीं ना कहीं, क्योंकि रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या कर रहा है? अपना नंबर बढ़ा रहे हैं, और नंबर बढ़ाने को हम क्या बोलते हैं सर? सेल के नंबर बढ़ाने को हम बोलते हैं ग्रोथ। यानी हमारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बच्चे, उनके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक ही चीज है, बोथ आर सिनोनिम्स, बोथ आर सेम। वहीं अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें, ह्यूमन की बात करो, ह्यूमन के अंदर अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है सर? अपने जैसे ऑफस्प्रिंग बना कर देना, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग बना कर देना। और हमारे अंदर ग्रोथ का मतलब क्या है सर? हमारी बॉडी की सेल का साइज बढ़ना, सेल का नंबर बढ़ना। तो हमारे अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं बच्चे, ठीक है? ग्रोथ में क्या हो रहा है सर? हमारी बॉडी का सेल का नंबर बढ़ रहा है, उनका साइज बढ़ रहा है। रिप्रोडक्शन में सर अपने जैसा नया ऑफस्प्रिंग बना कर दे रहे हैं, अपने जैसा नया ऑर्गेनिज्म बना कर दे रहे हैं। वही यहाँ पर लिखा है मैंने बच्चे कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक ही चीजें हैं, दोनों सिनोनिम्स, बोथ आर सेम। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये दोनों एक्सक्लूसिवली डिफरेंट, अलग अलग इवेंट है दोनों। तो ये लिख लीजिए यहाँ पर कि रिप्रोडक्शन की बात करें अगर, रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी, अमीबा इज इंक्रीज इन नंबर। इनके अंदर रिप्रोडक्शन का मतलब क्या? अपना नंबर बढ़ाना। मींस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन these both are synonyms और सेम, दोनों सेम है। वहीं अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जब बात करते हैं तो इनके अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों क्या है? बोथ आर एक्सक्लूसिव इवेंट, दोनों अलग अलग इवेंट है बच्चे, ठीक है? तो ये हमने रिप्रोडक्शन की बात कर ली। वहीं अगर हम देखें बच्चे, हमारे कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है? वो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं, वो रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकते।
जैसे कि हम बात करें म्यूल हो गए, स्टेराइल ह्यूमन कपल हो गए, वर्कर बी, वर्कर बी आपने पढ़ा था, जो हनी बी के बारे में हमने पढ़ा था, वहां पर देखा था हमने, क्वीन होती है, वर्कर बी होते हैं और ड्रोन होते हैं। तो उनकी जो वर्कर बी हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, दे आर स्टेराइल। तो लेकिन वो लिविंग तो है, वो लिविंग है लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। यानी हम ये नहीं कह सकते कि कोई अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो वो नॉन लिविंग, आप नहीं कह सकते, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कुछ ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। यानी सर फिर वही बात आ गई कि जो रिप्रोडक्शन, ये जो कैरेक्टर है लिविंग का, ये हमारे लिविंग का एक कैरेक्टर तो है लेकिन ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बन सकता। ऐसा नहीं है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर ही रहा है, ऐसा नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, ये भी सही है, लेकिन हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करे ये सही नहीं है। यानी अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता तो उसको आप नॉन लिविंग नहीं कह सकते, हो सकता है वो लिविंग हो। आ रही बात समझ? यानी फिर वही बात आ गई सर, ये जो हमारा रिप्रोडक्शन है इसके अंदर भी आपको एक्सेप्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे भी लिविंग है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, समझने की कोशिश करेंगे इसको, है ना? इस पे क्वेश्चन आते हैं बच्चे हमारे। तो रिप्रोडक्शन क्या हो जाएगा? रिप्रोडक्शन ये हमारा लिविंग का एक कैरेक्टर तो है, बट इट इज ऑल्सो, इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में दो तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? यहाँ पर हम सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, उनके बारे में बात करेंगे। मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या बनेगी? मेल गैमेट के फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि मियोसिस से बन रहा होगा, मियोसिस से बन रहा होगा। ये सारी चीजें आप पढ़ोगे तो पूरा चैप्टर आगे पढ़ेंगे अपना चलिए, जैसे करके में फंजाई, प्लांट्स, इन सब के बारे में बात करेंगे वहां पर, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मेल सेक्स ऑर्गन से क्या होगा? मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर मियोसिस के थ्रू मेल गैमेट बन रही होगी। उसी तरह से जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन से मियोसिस के थ्रू क्या बन रहा है? यहाँ पर फीमेल गैमेट बन रही होगी, फीमेल गैमेट बन रही होगी। और ये जो दोनों मेल फीमेल गैमेट बने हैं, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन हो रहा होगा, उसको हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। और इस फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? यहाँ पर जाइगोट बनेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा जाइगोट। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी बच्चे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। वहीं जब हम बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पर कोई मियोसिस नहीं हो रही है, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर कोई मियोसिस नहीं देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, ये दो तरह के जो गैमेट बन रहा है, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, फिर इनका फ्यूजन हो रहा है, गैमेटिक फ्यूजन जिनको आप बोल रहे हो, फर्टिलाइजेशन बोल रहे हो, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर ये मियोसिस, गैमेटिक फ्यूजन जिसको हम बोल रहे हैं फर्टिलाइजेशन, ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलेगी। तो फिर यहाँ पर कैसे रिप्रोड्यूस किया जा रहा है, कैसे ह्यूमन बनाया जा रहा है? यहाँ पर देखिए हम अपने जैसा ह्यूमन बना लिया, हमने जाइगोट बना दिया, गैमेटिक फ्यूजन से जाइगोट बना यहाँ पर। फिर एक जाइगोट क्या करेगा? जाइगोट के अंदर फर्दर डेवलपमेंट होगी, पूरा एम्ब्रियो बन जाएगा। जाइगोट की फर्दर डेवलपमेंट से पूरा एम्ब्रियो बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर कैसे नया ऑर्गेनिज्म बनाया जा रहा है? तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर मोड्स हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करने के कुछ मेथड्स हैं। तो मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर क्या कर रहा है ये ऑर्गेनिज्म, ये सेक्सुअली कैसे प्रोड्यूस करते हैं? तो भाई असेक्सुअली स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे कि आपको अलगी के अंदर, फंजाई के अंदर देखने को मिलेगा कि असेक्सुअल स्पोर्स बना रहे हैं, उनसे नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है। कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है, जो आगे बढ़ोगे पूरा चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीजें पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे और अपने आप आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, उसी तरह और क्या मेथड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? तो भाई फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है बच्चे? फिलामेंटस बॉडी होती है, जैसे फिलामेंटस बॉडी होती है और इनकी फिलामेंटस बॉडी कई सारे फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है और हर एक फ्रेगमेंट से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, हर एक फ्रेगमेंट से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसको बोल रहा हूं फ्रेगमेंटेशन। ये हमें फिलामेंटस एल्गी के अंदर, फंजाई के अंदर, प्रोटोनिमा, मोसेस की प्रोटोनिमा में सब देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीजें मैं आपको फिर मैंने बताया, अभी जब आगे पढ़ोगे तो समय जब मोसेस के बारे में पढ़ोगे, हम ग्राफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे तो मोसेस के बारे में जानेंगे। वहां पर मोसेस के बारे में जानेंगे तो हम प्रोटोनिमा की बात करेंगे, प्राइमरी प्रोटोनिमा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा, ये सारी चीजें आपको सारी आगे समझ में आएंगी। बहुत सिंपल तरीके से हम सब कुछ डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, बस यहाँ पर आपको ये समझना है कि यही क्या है, यही है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड। ठीक है, यहाँ पर देखें कोई गैमेट नहीं बनाना, कोई फ्यूजन नहीं है, डायरेक्टली ये जो मेन बॉडी है, फिलामेंटस बॉडी है इनकी बॉडी ऐसे फिलामेंटस बॉडी वो टूट गई कई सारे फ्रेगमेंट में, तो हर एक फ्रेगमेंट से नया ऑर्गेनिज्म बन जाए। इसी बोल रहे सिंपल फ्रेगमेंटेशन। ऐसे में बर्डिंग देखने को मिलेगी, ईस्ट में हाइड्रा में बर्डिंग देखने को मिलेगी ना, एक बर्ड बनेगी, उस बर्ड से यही बर्ड आगे फिर ग्रो करके डेवलप करके पूरा ऑर्गेनिज्म बना देगी, यहाँ से डिटैच हो जाएगी, नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो मैं बताऊंगा सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा सारी चीजें। इसी तरीके से रीजनरेशन की एक मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। रीजनरेशन की बात करें तो दो तरह का रीजनरेशन देखने को मिलता है, मॉर्फोलाइसिस एंड एपिमॉर्फोसिस।
मॉर्फोलाइसिस में क्या हो रहा है बच्चे, इसको बोल रहे हैं ट्रू रीजनरेशन। ट्रू रीजनरेशन की कहां देखने को मिल रहा है? प्लेनेरिया के अंदर। प्लेनेरिया के अंदर अगर हम बात करें क्या हो रहा है बच्चे, ये हो गई प्लेनेरिया की बॉडी, ठीक है, ये आ गई प्लेनेरिया की बॉडी। और ये जो प्लेनेरिया की बॉडी है, अगर इसका ये पूरा का पूरा बॉडी कट जाए यहाँ से, कट गई पूरी बॉडी यहाँ से डिस्ट्रॉय हो गई, केवल इसका ये हेड पोर्शन बचा हुआ है, तो इसके हेड के पोर्शन से पूरी पूरी बॉडी बन जाएगी, ठीक है, पूरी पूरी बॉडी बन जाएगी। इसको बोलते हैं ट्रू रीजनरेशन या फिर मॉर्फल एक्सेस टाइप ऑफ रीजनरेशन। मॉर्फल एक्सेस टाइप ऑफ रीजनरेशन ये प्लेनेरिया के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसकी अगर ये देखो, अगर मान लो ये पूरी बॉडी है इसकी, तो ये मान लो पूरी बॉडी हो गई, और इसका केवल ये टेल वाला पोर्शन बचा है, इसकी पूरी बॉडी के लिए डैमेज हो गई, तो इसके टेल वाले पोर्शन से फिर पूरी पूरी बॉडी डेवलप हो जाएगी इस तरह से। ये आपका ट्रू रीजनरेशन। एपिमॉर्फोसिस की अगर हम बात करें तो एपिमॉर्फोसिस जैसे कि लिजर्ड हो गया, लिजर्ड के अंदर क्या होता है, इनकी अगर पूंछ कट गई तो केवल पूंछ कट गई तो पूंछ ही दोबारा से आएगी, ऐसा नहीं है इनका पूरा बॉडी काट दो आप सर छोड़ दो पूरी पूरी बॉडी बन जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन पूंछ कट गई तो केवल पूंछ आ रही है, ऐसा आपको इस लिजर्ड, स्टारफिश इनके अंदर देखने को मिल रहा है। तो इस तरह का जो रीजनरेशन इसमें बॉडी अपार्ट क्यों आ रहा है, इसको बोल रहे हैं एपिमॉर्फोसिस टाइप ऑफ रीजनरेशन। नेक्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है दैट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है सर, हमारे बॉडी की लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चलने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शन है, ऑल एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म है, जितने भी केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं उन सबको मिलाकर बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन परफॉर्मिंग इन आवर बॉडी। जितने भी एनाबॉलिज्म है, ऑल एनाबॉलिज्म प्लस ऑल कैटाबॉलिक प्रोसेस, जितने भी प्रोसेस हमारे बॉडी में चल रहे हैं उन सब प्रोसेस को मिलाकर बोल रहे हैं कि दिस इज द मेटाबॉलिज्म। और ये मेटाबॉलिज्म हमारे हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलेगा, चाहे वो यूनिसेलुलर है चाहे वो मल्टीसेलुलर है, और किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको ये मेटाबॉलिज्म देखने को नहीं मिलेगा। किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी सर यहीं पर हमें समझ में आ गया कि जो मेटाबॉलिज्म है ये क्या हो जाएगा, इट इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है सर, इट इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है बच्चे, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि हमारे जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये चाहे वो किसी भी स्टेज में हो, चाहे वो डोरमेंट पड़े हो, ठीक है, चाहे वो डोरमेंट पड़े, जैसे मैं बात करूं, मैं अगर मान लो आईसीयू में कोई पेशेंट पड़ा हुआ है, वो आईसीयू में जो पेशेंट पड़ा हुआ है वो आपको रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा वो, लेकिन तब भी वो कह रहे हो कि लिविंग है। क्यों लिविंग है? क्योंकि उसके अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है, उसकी सेल जो है उनके अंदर क्या मेटाबॉलिज्म चल रहा है, जिसकी वजह से उसकी सेल दवाओं को एब्सॉर्ब कर रही है, दवाएं काम कर रही हैं। हमारी बात समझ। अगर हम सीड की बात करें, सीड आपको देख के लगता है जैसे ट्राइसा हमारा सा स्ट्रक्चर है ना, वो तो लगता है लिविंग है ही नहीं, लेकिन वो लिविंग है। क्यों लिविंग है? क्योंकि उसके अंदर एम्ब्रियो जो है, उसके अंदर जो एम्ब्रियो, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है, स्लो रेट से रेस्पिरेशन कर रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, जिंदा रख रहा है अपने आप को। कब पता चल रहा है कि जिंदा है? जब उसको हम जमीन में डाल रहे हैं तो उससे प्लांट एक बाहर आ जा रहा है निकल के, है। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर है, वो किसी भी तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और अगर मेटाबॉलिज्म नहीं है, मतलब वो ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग है, मर चुका है वो, तभी उसके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं चलेगा। अगर वो जिंदा है तो कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन चल रहा है, एंड ऑल सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस को मिलाकर बोल रहे हैं मेटाबॉलिज्म, चाहे कैटाबॉलिज्म चाहे एनाबॉलिज्म, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मेटाबॉलिज्म जो है, इट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ना तो किसी नॉन लिविंग के अंदर आपको मेटाबॉलिज्म देखने को मिलेगा, और ना ही कोई ऐसा आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेगा जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म ना हो। यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं, इसलिए बोलते हैं सर मेटाबॉलिज्म इज अ कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टर तो है ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उसके साथ-साथ इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है। वहीं हमारे एनसीईआरटी में एक बात बोली गई है, बताइए, जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो चल रहा है, जैसे कि टेस्ट ट्यूब में जो आप केमिकल रिएक्शन करते हो केमिकल लैब के अंदर, उसे क्या बोला जाना चाहिए? वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है? उसके लिए बोलते हैं इट इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। क्या बोल रहे हैं? जो मेटाबॉलिक आइसोलेटेड जो मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहे हैं आउटसाइड द बॉडी, टेस्ट ट्यूब के अंदर चल रहा है, उनको हम क्या बोलेंगे? दे आर नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर बच्चे जो आइसोलेटेड रिएक्शन चल रहा है वो आपका कोई लिविंग थिंग नहीं है, इट इज नॉट अ लिविंग थिंग। लेकिन वो जो प्रोसेस चल रहा है वहां पर, वो जो केमिकल प्रोसेस चल रहा है, जो कन्वर्जन चल रहा है प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में जो कन्वर्जन चल रहा है, दैट प्रोसेस इज लिविंग, दैट प्रोसेस इज लिविंग। वही यहाँ लिखा है, दिस आइसोलेटेड रिएक्शन कैन नॉट बी रिगार्डेड एज लिविंग थिंग। वो आइसोलेटेड जो रिएक्शन है, they are not regarded as a living thing, but definitely a living reaction। लेकिन वो जो रिएक्शन है बच्चे, जो रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट में कन्वर्जन, दैट इज द लिविंग रिएक्शन, उसको आप लिविंग रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि वैसा ही रिएक्शन आपकी बॉडी में भी चल रहा है, वही वैसे टाइप की रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर चल रहा है। लिविंग का नेक्स्ट कैरेक्टर डिस्कस करते हैं बच्चे, दैट इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या हुआ सर? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास जो एबिलिटी होती है एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्टिमुली को रेस्पॉन्ड करने की,
जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलस है, जैसे कि लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, उसको कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है सर, उसको रेस्पॉन्ड कर रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें प्लांट की, अगर हम बात करें तो प्लांट, हमने फोटो पीरियोडिज्म पढ़ा है बच्चे प्लांट फिजियोलॉजी में। फोटो पीरियोडिज्म का मतलब क्या होता है सर, प्लांट लाइट के रेस्पेक्ट में, लाइट की ड्यूरेशन के हिसाब से फ्लावरिंग शो कर रहे हैं, तो रेस्पॉन्ड ही तो कर रहे हैं अपनी एक्सटर्नल स्टिमुलस को, लाइट को रेस्पॉन्ड किया उन्होंने फ्लावरिंग शो करके। उसी तरह एनिमल्स की बात करें बच्चे, अलग अलग एनिमल्स की अलग अलग ब्रीडिंग सीजन होता है। ये क्या है, अपने एनवायरमेंटल स्टिमुलस को तो रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर टाइम में ही ब्रीडिंग शो कर रहे हैं, तो इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ रेस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। इसको हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। इसको क्या बोल रहे हैं, कॉन्शियसनेस, कि मतलब कि अपने एक्सटर्नल स्टिमुलस को, अपने एक्सटर्नल एनवायरमेंटल जो स्टिमुलस है उनको रेस्पॉन्ड करना, ठीक है। और ये हमारे हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलेगा आपको। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत फास्ट रेस्पॉन्ड करते हैं, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत स्लो रेस्पॉन्ड करते हैं। जैसे ह्यूमन की बात करें, बहुत फास्ट रेस्पॉन्ड कर रहे हैं कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस, ठीक है। वहीं प्लांट की बात करेंगे सर, प्लांट धीरे धीरे रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है सर। तो ये सब चीजें यहाँ पर, तो ये जो रेस्पॉन्स है इनका, वो स्लो हो सकता है, फास्ट हो सकता है, लेकिन हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर वो लिविंग है तो अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट को वो रेस्पॉन्ड करेगा, जो भी उसको स्टिमुलस मिल रहा है उस स्टिमुलस को रेस्पॉन्ड करेगा। ये रेस्पॉन्स की जो एबिलिटी है ना, एक्सटर्नल स्टिमुलस पर रेस्पॉन्स की जो एबिलिटी है, ये हमारे नॉन लिविंग के अंदर में देखने को नहीं मिल रही है। यानी हमें समझ में आ गया कि जो कॉन्शियसनेस है, ये भी क्या हो गया, ये भी हमारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाएगा लिविंग का। इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। ये लिविंग का एक कैरेक्टर तो है ही है, लिविंग का कैरेक्टर होने के साथ साथ इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ आवर लिविंग, क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियसनेस शो कर रहा है ना? और अगर वो नॉन लिविंग है तो उसके अंदर एक कॉन्शियसनेस वाली कैरेक्टर देखने को आपको नहीं मिलेगा, वो अपने एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो कॉन्शियसनेस क्या होता है, इट इज द एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू दीस एनवायरमेंटल स्टिमुली। अपने एनवायरनमेंट को सेंस करना, उनको रिस्पॉन्ड करना उन स्टिमुलस को, दिस इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। और जब हम ह्यूमन की बात करते हैं बच्चे, तो ह्यूमन भी कॉन्शियस है, हम भी अपने एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन ये जो हमारा वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है, हाईली डेवलप्ड जो कोऑर्डिनेशन हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, इस कोऑर्डिनेशन वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम की वजह से हमारे पास एक और अलग फीचर है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये जो कि किसकी वजह से आ रहा है, हमारा जो वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है, इसकी वजह से हमारे पास एक और कैरेक्टर आ रहा है, दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। हम केवल अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं बच्चे, और उसके साथ साथ हम अपने एनवायरनमेंट में होने वाले जो चेंजेस हैं उनको एक सर्टेन लिमिट तक मॉडिफाई भी कर दे रहे हैं, उनको एक सर्टेन लिमिट तक मॉडिफाई भी कर दे रहे हैं। तो ये जो एक्सट्रीम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है हमारे, है ना, और ये जो फास्ट रेस्पॉन्स सिस्टम है, कितना फास्टली रेस्पॉन्ड कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, तो ये जो एक्सट्रीम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है ड्यू टू द वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। क्यों है हमारे अंदर ये, ड्यू टू द वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, ड्यू टू द वेल डेवलप्ड कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन है, हमारे जो अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, इस कोऑर्डिनेशन की वजह से हमारे अंदर ये वेल डेवलप्ड रेस्पॉन्सिव सिस्टम आ रहा है, और इसे हम बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। दिस इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो ह्यूमंस के पास कॉन्शियसनेस तो है, इसके साथ साथ हमारे पास सेल्फ कॉन्शियसनेस का भी फीचर है, जो कि बाकी किसी ऑर्गेनिज्म में आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी सब ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, उनके पास कॉन्शियसनेस है, वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन उनके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। और हमारे अंदर ये सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी कहां से, बोलेंगे ड्यू टू द वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, ड्यू टू द वेल एक्सट्रीम लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी। वही बच्चे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि ह्यूमंस हैव वेरी हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बिकॉज ऑफ वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, एंड दिस हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्शियसनेस, एंड इट इज नॉट सीन इन अदर ऑर्गेनिज्म। बाकी ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। हमारी एनसीईआरटी में इसी पर एक लाइन लिखी है बच्चे, हमारी एनसीईआरटी में लिखा है कि कोई पर्सन अगर कोमा में चला गया, ब्रेन डेथ हो चुकी है उसके ना, ब्रेन डेथ हो चुका है, पर्सन कोमा में जा चुका है, आईसीयू में एडमिट है, तो उस पर्सन को लिविंग कहेंगे या नॉन लिविंग कहेंगे? सर वो बिल्कुल लिविंग है सर। कैसे लिविंग है? क्योंकि उसकी बॉडी रेस्पॉन्ड कर रही है, उसको जो ड्रग दिया जा रहा है, जो भी केमिकल उसकी बॉडी में इंसर्ट किया जा रहा है, उसकी बॉडी रेस्पॉन्ड कर रही है, उसकी सेल उसको एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। तो वो कॉन्शियसनेस शो कर रहा है, उसकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म चल रहा है, मेटाबॉलिज्म चल रहा है उसकी बॉडी में, तभी तो वो यूज हो पा रही है सारी चीजें, उसकी बॉडी यूज कर ले रही है सारी ड्रग्स को, है ना। तो उसकी बॉडी में क्या चल रहा है सर, मेटाबॉलिज्म चल रहा है उसकी बॉडी में, मेटाबॉलिज्म चल रही है, उसका फीचर है, इसलिए बोलने की लिविंग है। दूसरी बात और क्या चल रहा है सर उसकी बॉडी में, उसकी बॉडी कॉन्शियसनेस है, रेस्पॉन्ड कर रही है एक्सटर्नल स्टिमुलस को, जो भी उसको ड्रग दिए जा रहे हैं, जो भी उसको कंडीशन दी जा रही है, उसको रेस्पॉन्ड कर रही है उसकी बॉडी उसकी। तो वो जो ब्रेन डेड पर्सन है बच्चे, उसके अंदर कॉन्शियसनेस प्रेजेंट है, लेकिन उसकी सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। तो जो ब्रेन डेड पर्सन है, जो आईसीयू में एडमिट है, उसको क्या बोलेंगे, इसके अंदर कॉन्शियसनेस प्रेजेंट है, लेकिन उसकी जो सेल्फ कॉन्शियसनेस की जो पावर है ना, वो जा चुकी है।
वो अब सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं, उसके अंदर नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि उसका कोऑर्डिनेशन जो है ना, बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है वो खराब हो गया, उसका नर्वस सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है। और ये सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी किसकी वजह से आई है? ड्यू टू द एक्सट्रीम लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन, ड्यू टू द वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, और वही तो वहां पर काम नहीं कर रहा है उसका। इसलिए बोलेंगे सर वो जो ब्रेन डेड पर्सन है, जो कोमा में जा चुका है, जो आईसीयू में एडमिट है, उसके अंदर भी कॉन्शियसनेस है लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। अरे वो सर उसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस है। अपनी एनसीईआरटी लाइन में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहां पर। वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, इवॉल्व कर रहे हैं, टाइम टू टाइम उनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, अपने आप को रेगुलेट कर रहे हैं, उनके अंदर होमियोस्टेसिस देखने को मिल रही है। होमियोस्टेसिस मतलब क्या सर? अपनी जो भी कंडीशन है उसको नॉर्मल मेंटेन करके रखना। होमियोस्टेसिस कैसे मेंटेन कर रहे हैं सर? तो अगर ह्यूमन की बात करें, अपनी बात करें, तो अपनी होमियोस्टेसिस हम अपनी जो नॉर्मल कांस्टेंट जो एनवायरनमेंट है बॉडी को, उसको कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं सर? ड्यू टू थर्मोरेगुलेशन। हमारे अंदर थर्मोरेगुलेशन हो रहा है सर, ऑस्मोरेगुलेशन हो रहा है, बॉडी के फ्लूइड कंसंट्रेशन को मेंटेन कर रहे हैं, बॉडी का टेंपरेचर मेंटेन कर रहा है। और ये थर्मोरेगुलेशन और ऑस्मोरेगुलेशन करके क्या कर रहे हैं? अपनी बॉडी की नॉर्मल स्टेट को मेंटेन करके रख रहे हैं, दैट इज होमियोस्टेसिस। तो ये सारी चीजें हमारे किसके अंदर देखने को मिल रहा है बच्चे? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। लिविंग ऑर्गेनिज्म दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, इंटरैक्टिव सिस्टम, दे आर सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ इवॉल्विंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इंटरैक्टिव सिस्टम, and that are capable of responding to the external stimulus, and they are capable of responding to the external stimulus. लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेक्स्ट कैरेक्टर डिस्कस कर लेते हैं बच्चे, दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। हमें पता है सेल क्या होती है बच्चे? सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ दैट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, है ना। अगर आप बोले सेल की डेफिनेशन आप क्या बोलते हैं? आप बस इतना बोल देते हैं सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ये गलत है। सेल इज नॉट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल से छोटी भी चीज है। देखो सेल के अंदर सेल से छोटा न्यूक्लियस है, उसका माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, प्लांट सेल है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स हैं, लाइसोसोम्स हैं। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर इस सेल के अंदर हैं, ये सेल से भी छोटे हैं, सेल से भी छोटे हैं। तो सेल की डेफिनेशन आजकल बस ये मत बोल देना सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। नहीं सर, इट इज नॉट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। इस सेल से भी छोटी चीजें इसके अंदर, देखो इसके सेल से भी अंदर इसकी छोटी छोटी चीजें पड़ी। तो सेल की कंप्लीट डेफिनेशन क्या बोलेंगे? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ दैट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जो कि इंडिपेंडेंटली रह सकती है ना। सेल वो सबसे छोटी यूनिट ऑफ लाइफ है, वो सबसे छोटी यूनिट लाइफ की है जो कि इंडिपेंडेंटली रह सकती है। यहाँ पर सेल से भी छोटी चीजें हैं सेल के अंदर, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली, माइटोकॉन्ड्रिया इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकता, न्यूक्लियस इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकता। अरे बात सुनो, तो कोई भी वो चीज जो कि सेल से छोटी है वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकती है। और हमारे कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसके अंदर हमें सेल देखने को मिलेगी। अगर वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसकी बॉडी में केवल एक सिंगल सेल होगी। अगर वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर ग्रुप ऑफ सेल देखने को मिलेगा। यानी जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टर हो गया। और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर सेल तो प्रेजेंट होगी। अगर वो यूनिसेलुलर है तो एक सिंगल सेल होगी, मल्टी सेलुलर है तो ग्रुप ऑफ सेल होंगे उसके। और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर हमें ये स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट देखने को नहीं मिलेगी, है। तो इसलिए बोल रहे हैं जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर भी है और उसके साथ साथ उनकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी है। इट इज आल्सो द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर बच्चों हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर के बारे में डिस्कस कर लिया और ये देख लिया कि उन कैरेक्टर में कौन कौन से कैरेक्टर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वाले हैं ना। उन कैरेक्टर को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं जिनके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो कौन कौन से कैरेक्टर आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गए? एक तो आपका मेटाबॉलिज्म है, क्वेश्चन आता है बच्चे आपसे, एक तो मेटाबॉलिज्म हो गया, दूसरा कॉन्शियसनेस हो गया, कॉन्शियसनेस, एंड थर्ड इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारे जो तीनों कैरेक्टर हैं दे आर आल्सो द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, दे आर आल्सो द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। और बाकी जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आपके थे वो क्या है सर? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो ये केवल क्या है? दे आर द कैरेक्टर ऑफ लिविंग, दे आर द कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे, ठीक है। तो इसमें भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते होंगे, डिस्कस